बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये जो गुज़श्ता 2-3 मैंने व्लॉग्स किए हैं, इसको गैर मामूली तौर पर लोगों ने टेलीफोन भी किए और अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि पाकिस्तान में IMF की इतनी ज़्यादा मुदाखलत, इस पर डिबेट शुरू हो गई है कि IMF ठीक है कर्ज़े दे रहा है, $1 अरब हो, $2 अरब हो, $7 अरब हो, पाकिस्तान को तो उन्होंने नहीं ख़रीद लिया ना, लेकिन मौजूदा हुकूमत उनके सामने बैठ नहीं गई है, लेट गई है। खड़ा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके सामने खड़े हो जाए। हाकिम और महकूम का रिश्ता पैदा कर दिया गया पाकिस्तान के हवाले से। जिम मैटिस ने क्या कहा आपने देख लिया। अभी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका के जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में इंतहाई ख़तरनाक इंडिकेशंस कहा है कि रेडिकलाइजेशन का शिकार है पाकिस्तान, यानी मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है। और ये इसलिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, ये ख़तरनाक तरीन कौम बन गई है, हो गया है। जैसे एक ज़माने में टाइम ने एक स्टोरी की थी और एक बारिश किसी नौजवान शक्ल की तस्वीर उन्होंने टाइटल पर लिख के लिखा था, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस नेशन। अब यही चीज़ है, ये फंस गया है कोई कांटा इनके अमेरिकन्स के और अमेरिकन थिंक टैंक्स के और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के, और उनको इसराइल का जो इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी पर है, और इट इज़ अ रोग स्टेट जिसको इंटरनेशनली आपने क्या किया, उसी पर पाबंदी लगा दी इंटरनेशनल कोर्ट के जज के ऊपर, जिसने इसको दहशतगर्द करार दिया था और उनको कहा था कि इलिजिटिमेट यानी इसराइली गवर्नमेंट है। कायद आज़म ने भी यही कहा था कि जी एक इलिजिटिमेट स्टेट बना दी गई है। और उस वक्त तक यानी फ़लस्तीन के मामले में फ़लस्तीनी को तरजीह दी जाएगी बनिस्बत इसराइल को, ये है कायद आज़म का फरमान। और फिर अभी देख लिया ना कि जब अमेरिका के सदर ने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर ये कह दिया कि जनाब हम जो है वहाँ पे फ़लस्तीनियों को निकाल के बाहर खड़ा करेंगे, उनके दूसरे मुल्कों में भेज देंगे, यहाँ पे एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलोनी और फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह बनाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। भाई टूरिस्ट स्पॉट होता है तो मेरा ख्याल है अमेरिका तो बेस्ट टूरिंग स्पॉट है। आप अलास्का में, कहीं टेक्सास में, वाशिंगटन DC में, कोलंबस में, किसी भी जगह पर, केंटकी के इलाके में, फ्लोरिडा में देना वहाँ पर जगह, वहाँ पर बना दें, बेशक कॉलोनी बना दें। दुनिया भर के जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको, अब तो इमिग्रेंट्स को भगा रहे हैं। और यही चीज़ जो है ना, इंडियंस बेचारे बोलते नहीं है इसलिए कि उनका जो खुजली होती है उनको पाकिस्तान से के नाम पर होती है, और अब बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के नाम पर खुजली होना शुरू हो गई है। तो जनाब स्टेट ऑफ जो गवर्नेंस है उसके मसाइल हमारे साथ भी हैं। वी आर नॉट परफेक्टली रनिंग द स्टेट। जैसे मैंने अर्ज़ की थी अभी कि ये जो 3 बेसिक इंडिकेटर्स गवर्नेंस में होते हैं, सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंडिकेटर्स, ये पाकिस्तान में तीसरा इंडिकेटर चल रहा है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्लियामेंट, सिविलियन साइड हैज़ बिकम सबसर्विएंट टू द आर्म्ड फोर्सेस। और ये चीज़ जो है ना दुनिया में एक्सेप्ट नहीं की जा रही। और जाहिर है कि ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं, और ग्लोबल विलेज का जो चौकीदार है, नंबरदार है, वो अमेरिका है, इसराइल है, ये दोनों है, आपको मानना पड़ेगा। यूरोप क्यों अपने आप को पीछे हटता जा रहा है कि यूक्रेन के हवाले से जो जंग इन्होंने शुरू करा दी थी अमेरिका ने, बहुत दूर है अमेरिका यूरोप से, दरम्यान में अटलांटिक मौजूद है पूरा का पूरा, बहरुल काहिल। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इंडो पैसिफिक रिजीम हो, पॉलिटिक्स हो, साउथ एशिया का हो, आसियन का मामला हो, या फिर वेस्टर्न यूरोप का, वेस्टर्न एशिया का और सेंट्रल एशिया का, प्लस मिडल ईस्ट का, अफ्रीका का, ये वो बड़े ममालिक हैं, जो रीजन्स हैं जिसके अंदर एक अपहेवल टाइप ऑफ सिचुएशन पैदा हो चुकी है, क्राइसिस है वहाँ पर। और इकोनॉमिक क्राइसिस अलग है यूरोप में। यूरोप के किसी भी एडवांस चारों बड़े कंट्रीज़ में पूछ लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में मौजूद हैं, ओवरसीज़ बांग्लादेशी भी मौजूद है, उनसे पूछ लें। इंडियंस तो कभी नहीं बताएंगे। उनसे पूछेंगे जी यहाँ पे गवर्नेंस का क्या हाल है, इकॉनमी का क्या हाल है, मईशत की क्या सूरत हाल है, वो बताएंगे कि कितने मसाइल पैदा हो गए हैं। यानी 3 से 4 गुना महंगाई बढ़ गई है वहाँ पर, लोगों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन की वजह से। और अब वो ये कहता है अमेरिका की, ये नेटो के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन है नेटो ममालिक का,
وہ اپنا بجٹ بڑھایا جائے اور چودراہٹ جو ہے اس کی امریکہ کی ہوگی. تو یہ تو یورپینس کو سوچنا چاہیے. عرب ملکوں نے, مسلمان ملکوں نے جو سوچا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ جی ہم غزہ کے مسلمانوں کو وہاں سے ڈسپلیس کریں گے, ریفیوجیز, یہ پولیٹیکل اور ملٹری کے اندر ریفیوجیز کا بھی کانسیپٹ موجود ہے, لیجیٹیمیسی آف دی اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جہاں جہاں بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اپنے گورننس کے ایشوز موجود ہیں. افریقہ کے مسلم کنٹریز اور نان مسلم کرسچن کنٹریز میں بھی گورننس کے ایشوز موجود ہیں. ڈپینڈنٹ اکانومی ہے, بارش ہوگی تو معاملہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے, پانی کا ایشو ہے. سیم از دا کیس ود پاکستان. تو اس سچویشن میں جو 3 بڑے انڈیکیٹرز میں نے جیسے ڈسکس کیے تھے, اس میں اکنامک ڈکلائن اینڈ پاورٹی ریلیٹڈ ٹو دی اکنامک انڈیکیٹرز, اور اس میں پبلک سروس, پولیٹیکل گورننس کے حوالے سے اور ملٹری گورننس کے حوالے سے سیکورٹی اپریٹس, لیجیٹیمیسی آف military led proposition in a country like پاکستان. تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. دیکھیے پاکستان جو ہے یہ سب کا ہے, سب کا ہے, سب کا ہے, نہ کسی ایک قوم کا زیادہ نہ ایک قوم کا کم. we should have a proper mental approach, unanimous approach, collective wisdom, اجتماعی شعور, جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا اور اسی طرح ملک ترقی کرے گا. آپ دیکھا نا کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے تھی, آواز ایک ہی ہونی چاہیے تھی, دیٹ واز پاکستان زندہ باد. ابھی جو مختلف قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, مختلف علاقوں سے اٹھ رہی ہیں. بلوچستان میں انریسٹ ہے, کے پی میں انریسٹ ہے, پارا چنار میں انریسٹ ہے, بلوچستان کے اندر بھی کبھی کبھی آوازیں اٹھ جاتی ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں سوشو اکنامک ایشوز پر, بجلی کے بلوں پر آوازیں اٹھی. یہی حال پنجاب کا ہے. کہتے جی وہاں پنجاب میں 5 بڑا میٹھا دریا بہہ رہے ہیں, وہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے وہ عوام وہاں پہ بہتر جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ظاہر ہے کیپ آن وزٹنگ کراچی اینڈ لاہور, اسلام آباد, پنڈی, فیصل آباد, ملتان, سکھر ایون ایٹسٹرا ایٹسٹرا, حیدرآباد, کوئٹہ اینڈ ڈیرہ اسماعیل خان, ہزارے کا علاقہ. محنت کش لوگ ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کو جو ریوارڈ ہے وہ نہیں مل رہا, وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. بچت جو ہے, سیونگز نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. ابھی رمضان آ جائے گا 15 دن کے بعد, آپ دیکھ لیجیے گا کیا صورت حال ہے. ابھی سے ہی پروفیٹیئرس گورننس کے ماڈل کے اندر سندھ گورنمنٹ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے. روزانہ بیان بازی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن, گھی کا یہ عالم ہے, پرائسز کا عالم ہے, پھلوں کا یہ عالم ہے, سبزی کو لے لیجئے. اور ابھی جو افطار میں غریب آدمی نے کیا کرنا ہوتا ہے بیچارے, جانتے ہیں کیا کہاں سے ضروریات پوری ہوگی. بجلی کے بلوں نہیں, بچت سب, کوئی ریلیف نہیں ملا اس گورنمنٹ کے اندر ہی نا. تو یہ ہے جناب علی آپ کے انڈیکیٹرز. تو میں نے جیسے عرض کی, انہوں نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ یہ آئی تھی کہ جی وہ اپنا ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں. بھائی وہ ظاہر ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے عزیزوں کے لیے پیسے بھیجنے, اور پھر رمضان آ رہا ہے, پھر عید آئے گی آگے, تو وہ اپنے بچت کر کے تھوڑے سے زیادہ پیسے بھیجتے ہیں. اس میں آپ کی کریڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہے. دیٹ از دا ڈیمانڈ ریلیٹڈ ٹو رمضان اینڈ ادروائز عید. اس کے بعد ان کے لیے خرچے چاہیے ہوتے ہیں, بچے ہیں پیچھے, ان کے والدین رہتے ہیں یہاں پر, اوورسیز پاکستانیوں کے بھائی بہن رہتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑے پیسے زیادہ بھیجیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر اعتماد ہو رہا ہے. کدھر ہے, رول اوور کے پیسے نکال لیجیے. چائنا, بنگلہ دیش آپ سے اچھا نکلا کہ ان کو 20 to 30 ایئرس کا ریلیف چائنا نے دے دیا. آپ جاتے ہیں, وہ اسحاق ڈار صاحب کا 1 سال کا جی رول اوور کر دیں, 1 سال کا رول اوور کر دیں جی, مہربانی ہوگی آپ. یہ آپ یو ای سے جا کر توقع کرتے ہیں, سعودی عربیہ سے توقع کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کیا اسٹیٹ آف افیئرز ہیں آپ کے. ریڈیکلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان از بینگ رن تھرو دی ریڈیکلز. اس میں فوج بھی شامل ہو سکتی ہے, اس پہ الزام آ سکتا ہے. حالانکہ فوج جو ہے مڈل کلاس فوج ہے. پاکستان کی فوج از اے مڈل کلاس, ہائی رینکنگ فیملیز. فیوڈلز نہیں ہے. فیوڈل کے تو بچہ آج بھی نہیں مرا. آج تک کسی پارلیمنٹیرین کا بیٹا نہیں مرا, شہید نہیں ہوا کہیں کسی دہشت گردی کی وار میں یا ادروائز. تو حضور والا ہوش کے ناخن لیجئے, بیٹھ کے نیشنل کنسنسس کی بات کیجئے, گورننس کے معاملات کو, ماڈل کو اڈاپٹ کیجئے تینوں سیکٹرز کے اندر. جو ٹائم اینڈ اگین آئی کیپ آن ڈسکسنگ ود یو, پاورٹی میں 600 بلین روپیز کی تقسیم سے کچھ نہیں ہوگا.
इन्फ्लेशन बढ़ेगा 600 बिलियन 550 बिलियन पिछले साल के लगा लें, 600 बिलियन लगा लीजिए। अब आप 1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे ऐसे डिश आउट कर देते हैं जनाब, और पॉवर्टी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि कंपाउंड हो रही है, गहरी हो रही है। सिंध में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अर्बन सेंटर में। देहात के इलाकों को तो पूछने ही वाले कोई नहीं, वहाँ पे तो एक AC काफ़ी है, एक वडेरे की गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्या थी अच्छा थी हो। तो ये है सिचुएशन। दिस सेम इज़ द केस ऑफ पंजाब, स्पेशली विद द लोअर पंजाब, सदर्न पंजाब जिसको कहते हैं, सराइकी एरिया जिसको कहते हैं। सेंट्रल पंजाब की सिचुएशन, मोर देन 45% फैक्ट्रीज, द मिल्स हैव बीन क्लोज डाउन इन फैसलाबाद, द मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। सियालकोट में भी जाकर देख लीजिए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें वहाँ पे, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा, क्या हो रहा है वहाँ पर देखें ना जाकर आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी गौतम अडानी बिजली की शक्ल में अबराज ग्रुप मौजूद है, कराची इलेक्ट्रिक, और बाकी जो कंपनियाँ 40% TND लॉसेस ले लीजिए, वगैरह वगैरह जो भी थेफ्ट है, स्टोलन इलेक्ट्रिसिटी है, उसको उस लॉस में शामिल कर लीजिए जो बिजली पे करने वाला गरीब आदमी दे रहा है। और कुंडे भी चल रहे हैं, इलीगल कनेक्शंस बहुत है कराची के अंदर, तो पता नहीं कितने मेगावाट जो है बिजली, मेरा ख्याल है 200-300 मेगावाट इलीगल चले जाते हैं। 200-300 मेगावाट 400 मेगावाट को आप कॉस्ट वाइज कैलकुलेट कर लीजिए और पता कर लीजिए कि लॉस भी मैं और आप दे रहे हैं, जो कि जेन्युइन बिल देने वाले हैं। और अभी गर्मी शुरू हो जाएगी 15-20 दिन महीने के बाद, देखिएगा फिर बिल कहाँ जाएंगे। तो जनाब आपके गवर्नेंस का मॉडल पिट चुका है। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द रीज़न दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेलीगेशन इज़ हियर। वाई? किसने उनको मजबूर किया कि जी वो पहले तो रिव्यू के लिए आया करते थे या सब्सक्रिप्शन दे देते थे, डिस्प्रिन सब्सक्रिप्शन, डायग्नोसिस कर दिया करते थे, जी आपके सर में दर्द है आप डिस्प्रिन खाएं, ज़्यादा दर्द है जी सुबह दोपहर शाम 2-2 खा लिया करें, खाली पेट ना खाएं। यहाँ तो खाली पेट ही है लोग, आवाम खाली पेट हैं, और डॉक्टर ये कहता है कि डिस्प्रिन खाली पेट ना लें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो यहाँ के बच्चों के पहुँच में खाना पीना नहीं है तो वो तो फिर पोलियो होना है ना उनको। गवर्नेंस के मॉडल चारों सूबों में एग्जिस्ट नहीं करते, हाँ वो PKP की गवर्नमेंट हो, PTI लेड हो, ज़ाहिर उनका लीडर जेल में है, वो क्या बेचारा बार बार मिलता है उनसे और उनको समझाता है, ये करता है। और कल उन्होंने ज़ाहिर शेर अफजल मरवत को पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके बारे में इनका कहना ये है कि जी ये शायद एजेंसीज़ का नुमाइंदा या एजेंसीज़ के बिहाफ पर हमारी पार्टी में मौजूद था। कन्फ्रंटेशन है, इस टसल को भी दूर किया जा सकता है। जनरल आसिफ मुनीर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों या सदर पाकिस्तान को तो सब्जेक्ट ही नहीं है। ही इज़ गॉट ओनली वन मोटो, दैट इज़ कि जी अपने बेटे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए। बाकी गरीबों के जो बच्चे हैं, 25 करोड़ की आबादी में 24 करोड़ को रोटी नहीं मिलती। 30% से लेकर 55% तक पॉवर्टी का इंसिडेंस है। परचेजिंग पावर पैरिटी के फार्मूले पे ले आइए, इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता लग जाएगा पॉवर्टी का लेवल क्या है। $1, $2, $3 की बात नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी अगर इसी $278-279 पे खड़ी है, रुपये डॉलर पर खड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा प्राइसेस पर। अंडे पूरी सर्दियों में 400, 450, 500 दर्जन निकल के जा चुके हैं। मैंने जैसे अर्ज़ की कि मटन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, या फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है रमज़ान के अंदर, रमज़ान मुबारक में। खजूरें तक बाहर से इंपोर्ट करके यूटिलिटी स्टोर्स ने क्या किया, 450, 500, 600 रुपया, यानी यहाँ तो 1000 रुपये भी किलो बिक रही है खजूर। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखूँगा। पाकिस्तान के सोशियो इकनॉमिक और पॉलिटिकल बहुत मज़ामीन हैं, बहुत ख़बरें हैं, लेकिन सोचना पड़ता है कि आज किस मौजू पर बात की जाए, करना पड़ता है काम, डेटा जमा करना पड़ता है, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एंड एब्सोल्युटली यू कैन ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन दैट आई डिसेमिनेट टू यू। जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा होता हूँ, यू कैन ट्रस्ट इट। मे गॉड ब्लेस यू। वस्सलाम।